नमस्कार विद्यार्थियों। रासायनिक बल गति का या केमिकल डायनामिक्स का या केमिकल काइनेटिक्स का प्रयोग हम रासायनिक अभिक्रियाओं में उनकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म के निर्धारण में किस तरीके से प्रयुक्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कुछ पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि यदि हमें प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की कोटि का ज्ञान हो जाता है तो हम उस अभिक्रिया के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं कि वो अभिक्रिया एक पद में ना पूर्ण होकर दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण हो रही है और वेग निर्धारण का पद क्या होगा, अर्थात क्रियाविधि या मैकेनिज्म में कोटि के निर्धारण का क्या महत्व है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज कुछ नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड, जिसको कि हम RX से लिखते हैं। ये यदि अभिक्रिया करता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, उसको हम NU से लिखते हैं। न्यूक्लियोफाइल जिस पर कि एक नेगेटिव का चार्ज होता है, जैसे X, OH, Cn, इन सब पे माइनस का चार्ज है, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो यदि हम किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो जाता है और एक एल्काइल रेडिकल बाहर निकल जाता है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक प्रारूप है। अब इस अभिक्रिया के लिए दो तरीके से वेग समीकरण लिखे जा सकते हैं। पहला, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग एल्काइल हैलाइड की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का एक अणु और न्यूक्लियोफाइल का एक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो पहला केस में तो हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग यदि एल्काइल हैलाइड की एक सांद्रता पर निर्भर करता है, और दूसरा केस वो हो सकता है जिसमें कि हम कहें कि अभिक्रिया का वेग एल्काइल हैलाइड की एक सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल की एक सांद्रता, अर्थात 1 + 1 = 2, यानी सांद्रताओं के दो पदों पर या दो घातों पर निर्भर करता है। तो ये दो परिस्थितियां हमारे सामने हो सकती हैं। जैसे तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इस तरीके से हम लिखते हैं, ये टर्शियरी या तृतीयक कार्बन एटम है। तो ये टर्शियरी या तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया यदि हम KOH के साथ या क्षार के साथ करवाते हैं तो ये कुछ इस तरीके की अभिक्रिया देता है और ये हाइड्रोक्साइड इसका बनता है, यानी एल्कोहल बनता है, तृतीयक एल्कोहल बनता है। तो इसके जो अभिक्रिया का वेग है वो इस रूप में निकल कर आता है, यानी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर एक अणु टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का है, एक KOH का है, यानी मॉलिक्यूलरिटी या संख्यता 2 है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्योंकि 1 है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम इसकी क्रियाविधि को किस तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया बन जाती है। तो वेग निर्धारण का पद ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एक अणु ही अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये प्रैक्टिकली निर्धारित किया जाता है कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, अर्थात KOH पर यानी क्षार पर या टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर, और फिर उसकी कौन सी घात पर। तो ये पाया गया कि अभिक्रिया का वेग टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर निर्भर करता है और उसकी एक घात पर निर्भर करता है। ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया गया। तब उसके बाद बताया गया कि अभिक्रिया
की कोटि प्रथम है, तो ऐसी स्थिति में जो वेग निर्धारण का पद है वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एक अणु ही उस अभिक्रिया में भाग लिया हुआ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उसको किस तरीके से उसकी क्रियाविधि बताते हैं कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये पहले अपघटित होकर यानी इसका बॉन्ड का यहां से डिसोसिएशन होकर एक टर्शरी ब्यूटाइल आयन कैटायन और ब्रोमाइड का आयन बनता है। और फिर इसके बाद ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन बना, ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ यानी क्षार के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रथम पद मंद गति का है, दूसरा पद तीव्र गति का है, और मंद गति से होने वाला पद ही वेग को निर्धारित करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पहला वाला पद है ये हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप बन जाएगा। और इसमें क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एक ही कण या एक ही अणु भाग ले रहा है, तो ये जो कार्बोकैटायन बनाने के लिए ये वेग निर्धारण का पद होगा। तो इस तरीके से हम उस अभिक्रिया को बता सकते हैं। वो अभिक्रिया हमारी SN1 अभिक्रिया कहलाती है। SN2 अभिक्रिया जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये KOH के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये भी अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल देता है और KCl देता है। लेकिन इसके लिए जब वेग का निर्धारण किया गया प्रायोगिक तौर पर, तो ये पाया गया कि अभिक्रिया का वेग क्षार की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और मिथाइल क्लोराइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उसके वेग निर्धारण पद में इन दोनों को सम्मिलित करना पड़ेगा। तो वेग के लिए हम फिर इस तरीके से उसकी रिलेशन लिख पाते हैं कि अभिक्रिया का वेग K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड या बेस, इन दोनों की सांद्रताओं पर और एक एक सांद्रताओं पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइपोलर। तो एल्काइल हैलाइड और नाभिक स्नेही जो न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों ही एक साथ ही अभिक्रिया में या जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें इन दोनों की सहभागिता रहती है या इनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में ये अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण हो जानी चाहिए। तो एक ही पद में पूर्ण होने के लिए कुछ इस तरीके की क्रियाविधि इसके लिए दी गई कि मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन इसको एक ही स्टेप में अभिक्रिया में भाग लेना है, और ये क्लोराइड हटकर हाइड्रोक्साइड आयन को प्रवेश कर लेना है। तो यहां से ये क्लोराइड वाला जो बॉन्ड है CCl बॉन्ड है, ये वीक होगा, कमजोर होगा, यानी धीरे धीरे टूटेगा, और दूसरी तरफ से ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये प्रवेश करेगा यानी बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों ही प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी, बंध का टूटना और बंध का बनना, CCl बॉन्ड का टूटना और COH बॉन्ड का बनना। ये देखिए यहाँ पे ये डॉटेड दिखाया है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड तो टूट रहा है और ये बॉन्ड धीरे धीरे करके बन रहा है। तो ये एक बीच में संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, बन जाती है। और फिर उसके बाद अब क्योंकि इसको बनने में यहाँ पर दोनों ही आयंस या दोनों ही मॉलिक्यूल्स मिथाइल क्लोराइड का और क्षार का अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये स्टेप स्लो होता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में जो स्पीसीज बनती है
वो अधिक स्टेबल नहीं होती और वो तीव्र गति से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो फास्ट स्टेप होता है, जिसमें कि क्लोराइड आयन तो अलग हो जाता है और OH इसके साथ जुड़कर अल्कोहल बना देता है। यानी ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाता है और ये बॉन्ड पूरी तरीके से बन जाता है। ये फास्ट स्टेप है। तो यहां पर आप क्रिया को एक ही पद में संपूर्ण हुआ मानेंगे, लेकिन बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उस ट्रांजिशन स्टेट के बनने में मिथाइल क्लोराइड और OH आयन ये दोनों ही एक साथ भाग लेते हैं। तो इसलिए ये बायोमोलिकुलर या SN2 टाइप की रिएक्शन हो गई या सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो ये इसमें एक मध्यवर्ती अवस्था का बनना बताया जाता है। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि कोई एक क्रियाकारक या रिएक्टेंट विलायक के रूप में या एक्सेस के रूप में, आधिक्य के रूप में लिया जाता है और ऐसे केस में वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता। वहां पर उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में उस विलायक की कंसंट्रेशन या उसकी सांद्रता को वेग निर्धारण पद में नहीं लिया जाता। जैसे ये इथाइल अल्कोहल का विद्युत अपघट्ट है, ये जलीय अपघटन है, तो यहां पर ये जल लिया जाता है, ये एक्सेस में लिया जाता है। तो ये इतना एक्सेस में लिया जाता है कि अगर इसकी सांद्रता में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो भी तो वो प्रैक्टिकली हमको मालूम नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही यानी एसीटेट का ही कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। इस तरीके से हम अभिक्रिया की कोटि का ज्ञान अगर यदि है तो हम उसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि के बारे में कुछ जानकारी दे पाते हैं।